नमस्कार, वेलकम टू एडवाइज़र। इस वीडियो में हम लॉज़ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर मूव कर रहा है, तो वो तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा जब तक उस पे कोई फोर्स को हम अप्लाई ना करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें, कोई बॉल रखी हुई है, ठीक है, अब खड़ी हुई है। जब तक हम इसको किक नहीं करेंगे तब तक ये मूव नहीं करेगी। हमने एक फोर्स को अप्लाई किया है इसके ऊपर, वही ये बताने की कोशिश कर रहा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे होता है, या फॉर एग्जांपल कोई साइकिल चल रही है, ठीक है, कोई साइकिल रोड पे चल रही है, अब वो यूनिफॉर्म मोशन है, चल रही है, तो जब हम इसको धक्का देंगे, ठीक है, तो क्या करती है, वो थोड़ा रेजिस्ट करती है, थोड़ा हमको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, तो जितनी फोर्स हमको ज़्यादा लगानी पड़ती है ना, कि वो क्या होता है कि वो अपनी उसी नॉर्मल स्टेट पर चाहता है कि मैं वहीं रहूं, अपने इक्विलिब्रियम बनाए रखूं। तो इसी को हम इनर्शिया भी बोलते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट उस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रेस्ट पे रहना चाहता है या सेम वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहता है, तो इसी को हम इनर्शिया भी बोलते हैं। और इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन पे हो, वो जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, उनका स्टेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर क्या है, एक बॉल है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। ठीक है, अब रेस्ट से थी यहाँ गई, अब इसको एक हाइट डिस्टेंस नीचे चढ़ी है, सामने हमने एक और प्लेन रख दिया, तो ये फिर ऊपर चढ़ रही हो, क्योंकि वो क्या कर रही है, उसी को मेंटेन करना चाह रही है। ठीक है, अलग अलग प्लेन्स पे आप देखें डिफरेंट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इसी पोजीशन पे बॉल है, अलग अलग हाइट पे दिख रही है। इसकी जो हाइट थी, ये यहाँ पे मूव कर रही थी ऊपर। जब हमने प्लेन का थोड़ा हाइट ऐसे किया तो ऊपर तक पूरा जा रही है, और जब हमने इसको एकदम ऐसे कर दिया है, तो जितनी हाइट यहाँ की डिस्टेंस, लगभग इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है। तो इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी of undisturbed objects to stay at rest or keep moving with the same velocity। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट इज द इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली जो आपका मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया का मेजरमेंट है। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, ये हम सबको पता है कि इनर्शिया क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रेस्ट पर रहना चाहता है। ठीक है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि मैं विरोध करूं किसी भी चेंज को अपने खिलाफ। ठीक है, तो जो मास होता है वो उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया का मेजरमेंट है। मतलब जितना ज्यादा हैवी होगा कोई ऑब्जेक्ट, उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। जैसे आप देखिए, क्या आप यहाँ पर एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा है, कार्ड के ऊपर हमने क्या रखा है, एक 5 रुपीज का कॉइन रखा है। तो जैसे ही हम इसको कार्ड को हम क्या करते हैं, अपने फिंगर से क्लिक करते हैं, तो देखिए ये आपका जो मास है, इसका वेट ज्यादा था, तो ये नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। सेम कंडीशन इज ऑल्सो हैपनिंग विद दिस कैरम थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहती है कि जो भी the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of an object। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को जब हम उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा आता है मोमेंटम। और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहती है, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेम रहती है। एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि जैसे ये फील्डर है, इसके हाथ ये बॉल को कैच कर रहा है, तो अगर इस पोजीशन में ये बॉल कैच करेगा सीधे, तो उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा उसको नुकसान पहुंचेगा। तो क्या करता है, ये अपनी ये हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। तो क्या होता है, उससे टाइम पीरियड बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो वेलोसिटी बॉल की कम हो जाएगी, तो उसको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यही हमें बताया गया है, सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो क्योंकि फोर्स लगाने से ही किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, बॉल एक वेलोसिटी के साथ आ रही थी, हमने फोर्स लगाया, हाथ लगाया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कम होकर जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, तो मोमेंटम किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, फोर्स इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ मोमेंटम, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। इट इज अननेसेसरी क्वांटिटी। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जो कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो वही है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। इनिशियली वो किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p2 था और फाइनल मोमेंटम उसका इनिशियली p1 मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम p2 था, जो कि मास तो सेम रहने वाला है। u आपका इनिशियल वेलोसिटी है एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल। ओके, सो एम वी माइनस एम यू हो गया, सो एम इंटू वी माइनस यू, यू हमारा चेंज इंटू मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा जब हम इसको टाइम से डिवाइड करेंगे। सो ये आ गया आपका, और ये रेट ये आपका बेसिकली क्या है, अप्लाइड फोर्स है, क्योंकि हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है। सो दिस विल बी फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट लग जाएगा, एंड वी ऑल नो दैट v minus c upon t, this will be equal to acceleration. Okay, so this is the mathematical formulation of the second law of motion. Force is equal to k into m into a, where k is the proportionality constant. अब one unit of force क्या होती है? It is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass. मतलब 1 किलोग्राम केजी का कोई ऑब्जेक्ट का मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सेलरेशन करने के लिए वो जब 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन करेगा तो उसमें जो फोर्स लगेगी वो हमारी 1 यूनिट ऑफ फोर्स होगी। ठीक है, और फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, न्यूटन भी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, वो फिर से वो फोर्स वापस फर्स्ट पे लगाएगा। जैसे हमने क्या किया, ये स्प्रिंग बैलेंस था, स्प्रिंग बैलेंस पे दो अटैच्ड हैं बी एंड ए, तो जब हम खींचेंगे बी से ए को, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपैंड होगा, फोर्स लग रही है बी की ए पे, तो जब हम छोड़ेंगे तो वापस क्या करेगा, ये ए और बी को फिर से वापस इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अभी इस डायरेक्शन में लग रही है, छोड़ने के बाद वापस जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और उसकी जस्ट अपोज करने वाली दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो दीज टू फोर्सेस जो लगती हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, उसमें क्या होता है, दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। ठीक है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, एंड क्या होता है, वो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होती हैं, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुलेट है इसमें कॉइल में। ठीक है, तो जब हम बुलेट को आगे फोर्स निकलेगी, एक्सलेशन होगा, तो वो उसका रिकॉइल पीछे की साइड पे हमको झटका लगता है। ठीक है, सो इन फोर्सेस को हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात का ध्यान देना है कि ऑल्दो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, लेकिन जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल मैग्नीट्यूड में हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू माइट हैव लाइक्ड इट। थैंक यू।